नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। तुलसी की खेती से कमाए अच्छी आमदनी। बत्तख पालन करके किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। घर घर में मिलने वाली तुलसी की महिमा से शायद ही कोई अनजान हो। जहां एक ओर तुलसी की पूजा होती है, वहीं इसका औषधीय क्षेत्र में भी काफी योगदान है। तुलसी के सभी भागों जैसे जड़, पत्ती, तना, फूल और बीज का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जाता है और इसकी व्यावसायिक खेती करके किसान कम समय में ही लाखों की आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए तुलसी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं। वैसे तो कहा गया है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है वही तुलसी है। तुलांग अस्यतीति नास्यतीति इति तुलसी, यानी यह ऐसा पौधा है जिसे बहुत से बहुत गंभीर बीमारियों में भी इसका उपचार किया जाता है। साथ ही घरेलू उपचार के लिए और जो अभी मार्केट में इसके अनेकानेक असंख्य प्रोडक्ट आ रहे हैं। तुलसी की उपयोगिता को देखते हुए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज तुलसी की कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनमें बहुत सी विशेषताएं हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग भी है। इसकी खेती से आज किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसकी खेती करने से पहले बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इसकी जानकारी के लिए केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौष संस्थान लखनऊ में संपर्क करें या नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। अभी जैसे तुलसी के लिए जो पवित्र तुलसी है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम, जिसका पहले ओसिमम सेंक्टम नाम है, उसमें सीम आयु और सीम आंगन, ये दो प्रजातियां जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ जो CSIR की संस्थान है, उन्होंने बहुत पहले से रिलीज़ किया हुआ है। यह काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए मिट्टी, दोमट मिट्टी ज़रूरी है। इसमें जल जमाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और आप नर्सरी का जो बीज है वो पहले बेड में तैयार करना है। बेड आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना बेड आपका रहेगा उसी अनुसार से बीज की उसमें पहले सीडलिंग तैयार करने के लिए बुआई की जाती है। अगर आप 15 फीट 4 और 9 फीट के माप का आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अलग अलग बीज लगेंगे। और अगर किसी कारणवश उतने बड़े बेड आप नहीं बना पा रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में आप बेड को कम भी कर सकते हैं और आप अपनी अच्छे तरीके से बुआई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जब आप नर्सरी आपका तैयार हो जाता है तो कुछ दिन के पश्चात जब उसमें 5, 6, 7 पत्तियां निकलने लग जाएं तो फिर उसका पौधारोपण किया जाना चाहिए। साधारणतया 6 सप्ताह पुराने जिसमें सीडलिंग आ गए हैं उसको आप 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर अथवा 50 सेंटीमीटर से कहीं कहीं बताया जाता है कि ज़्यादा के स्पेसिंग में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 40 सेंटीमीटर से कम की स्पेसिंग इसमें प्रयुक्त ना की जाए। तुलसी की फसल में बहुत से गुण होते हैं। इन गुण को बनाए रखने के लिए किसान को सलाह है कि तुलसी की फसल में किसी भी दशा में रासायनिक खादों या दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग करें। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र के डोजेस की बात है तो उसमें पहले से आपकी अगर ज़मीन की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है तो उसकी आप जांच कर लें। वैसे कम से कम अगर आपने कभी नहीं शुरू किया हुआ है तो 10 टन से ऊपर अगर आप फार्म यार्ड मेन्योर का एक बार प्रयोग कर देते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा।
अगर रोपाई के समय गोबर की खाद या अन्य जैविक खाद का प्रयोग किया गया है तो खड़ी फसल में पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फसल बरसात में लगाई जाती है तो सिंचाई की भी अधिक जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सितंबर माह के बाद सिंचाई करनी पड़ती है। बरसात में ध्यान दें कि खेत में पानी जमा न हो। फसल में किसी रोग या कीट की समस्या नहीं आती है, ऐसे में किसी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कम से कम 5-6 महीने के बाद ये फसल में पत्तियां जो है अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाती हैं और उस पत्तियों के में जितने ज़्यादा चमकीलापन आपको दिखाई पड़ने लगेगा, समझ में आना चाहिए कि पत्तियां मैच्योर हो रही हैं और उसमें अधिक से अधिक एसेंशियल ऑयल जो है इसका भरपूर मात्रा में मिलने की संभावना है। तब आप हार्वेस्टिंग करें और यह पीरियोडिकल हार्वेस्टिंग होगी, लेकिन साथ ही साथ खरपतवार का आपको पूरा ख्याल रखना होगा कि वहाँ किसी प्रकार के खरपतवार ना हो और किसी प्रकार के केमिकल का भी छिड़काव के लिए हम मनाही करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जैविक खेती में इस बात का को पूरा ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार से उनके जो रासायनिक या अवयव हैं, उनके जो नेचुरल कंपोनेंट हैं, उसको किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त वो ना हो। और जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो 6 घंटे के भीतर ही पत्तियों का एसेंशियल ऑयल निकालने की प्रक्रिया आपको जारी कर देनी चाहिए। और बाद में अगर आपने बीज के लिए पौधा छोड़ा हुआ है तो बीज का अलग मार्केट है, पत्तियों का अलग मार्केट है। और ऑर्गेनिक तुलसी का एक टी के रूप में भी फार्मिंग स्टार्ट हुई है। फिर इसके यूजिनॉल कंपोनेंट तेल के लिए भी तो थोड़ा सा आपको और भी वैज्ञानिक अनुसंधान करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास उपकरण नहीं है जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का, तो आप समूह बना करके या और किसी भी प्रकार से, लेकिन हार्वेस्टिंग करके पत्तियों को तुरंत डंप नहीं करना चाहिए, छोड़ यूं ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगस या किसी प्रकार का कीट का आक्रमण भी हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इसे एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया इसमें अपनानी चाहिए। इस तरीके से वैज्ञानिक खेती करेंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों, तो आपको अच्छी से अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है और आप अपना इस फील्ड में एक व्यावसायिक खेती का कैरियर अपना सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खेती बाड़ी से अगर किसानों को मुनाफा कमाना है तो कृषि सह व्यवसायियों की तरफ ध्यान देना होगा। अगर कृषि सह व्यवसायियों में बत्तख पालन की बात करें तो ये कम पूंजी और कम जगह में खेती बाड़ी के साथ आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा मछली पालन कर रहे किसान भी इसका पालन कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि किसान बत्तख की उन्नत नस्लों का पालन करे, साथ ही इनकी देखरेख पर थोड़ी ध्यान दे। तो आइए बत्तख पालन के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जियाउल हुदा से। पूरे कुक्कुट पालन का 5 से 6% जो हिस्सा है वो बत्तख पालन के द्वारा पूरा होता है। बत्तख एक काफ़ी अच्छी आय का स्रोत हो सकती है जब आप पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से बत्तख पालन करेंगे। बत्तख के बारे में जो एक ख़ास विशेषता ये है कि वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। अपना बहुत सारा भोजन वो तालाबों से के स्रोतों से और अन्य स्रोतों से ले लेती हैं और जहाँ भी नेचुरल रिजर्वायर हो वहाँ पर बत्तख पालन और भी अधिक कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती हैं। बत्तख के अंडों के बारे में है कि बत्तख का अंडा लगभग जो है 10 से 15 ग्राम मुर्गी की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तख पालन में जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। जब बत्तख लगभग 16 से 18 सप्ताह के आसपास की हो जाती है तब वो अंडा देना शुरू करती है। बत्तख पालन करने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ बत्तख अंडे के उत्पादन के लिए बेहतर होती हैं और कुछ मांस उत्पादन की दृष्टि से बेहतर होती हैं। कुछ बत्तख की नस्लें ऐसी भी हैं जिससे आप मांस और अंडा दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बत्तख पालन शुरू करने से पहले आपको उनकी नस्लों के बारे में उचित जानकारी होनी आवश्यक है। बत्तख की बात करें तो मुर्गियों की तरह ही बत्तख में भी कई प्रभेद होते हैं। जो एक अंडे देने वाली नस्ल होती है उसमें ख़ास करके जो खाकी कैम्बेल हैं, रनर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं और खाकी कैम्बेल तो 280 से 300 अंडे तक प्रति वर्ष देती हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में या जो लोग अंडा उत्पादन के लिए करना चाहते हैं, ये कम मेंटेनेंस में
ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जहाँ पर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं उनके लिए। इनका प्रबंधन भी आसान होता है। जब हम बात करते हैं मांस के लिए, जब आप बत्तख पालन करते हैं तो मस्कोवी है, एल्सबेरी है, तो ये सब प्रजातियां हैं। आप उसको आसानी से आप जब मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन करते हैं तो इनका बत्तख पालन आप करें। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप बत्तख पालन शुरू करते हैं तो चूज़ों की देखभाल। आप ये गौर करेंगे कि जब आप बत्तख पालन करें तो शुरू में बत्तख को बच्चों को 24 घंटे के आसपास आप मुर्गियों के साथ ब्रूड करने दें। सब हम लोग जानते हैं कि तापमान का बहुत महत्व है। जब गर्मियों के दिनों में तो वैसी जगह बच्चों को रखें जहां खुली हवादार जगह हो, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। लेकिन जब ठंडों के मौसम में इसकी थोड़ी हम लोगों को देखभाल तापमान की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हो जाता है और किसी भी तरीके से हमको 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पहले 1-2 दिन रखना चाहिए और हर दिन कुछ तापमान घटाने देना चाहिए। बतखों के चूजों को लगभग 25% प्रोटीन युक्त आहार देना आवश्यक होता है और जब यह बतखें अंडे देने की स्थिति में हो जाए तो इनको प्रोटीन वाला आहार घटाकर 17% कर देना चाहिए। हालांकि आप इन्हें किसी नजदीकी तालाब या नालों में ले जाकर चरा सकते हैं ताकि वह प्राकृतिक रूप से जलीय जीव जैसे घोंघे आदि का सेवन कर अपनी खुराक पूरी कर सके। वैसे हर बतख को 100 से 150 ग्राम दाना देना आवश्यक होता है। तो आप जब बत्तख के बच्चों चूज़ों का देखभाल करें तो कोशिश करें कि जाली के ऊपर बत्तख के चूज़ों को रखें। जहाँ तक बीमारियों की बात आती है तो बत्तख में बहुत कम बीमारियाँ होती हैं। डक हेपेटाइटिस है, डक कोलरा है, अफ्लाटॉक्सिकोसिस का केसेस आता है। लेकिन ख़ास करके डक हेपेटाइटिस का जो आप टीका है उसको आप लगवा दें। आपको बता दें कि बत्तख पालन जब आप शुरू करना चाहते हैं तो कुछ बातें और आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि 10 में 2 नर हो, ये रेशियो आप मेंटेन रखें। ज़्यादा नर की संख्या हो तो तुरंत आप उसको हटा दें। आप एक चीज़ जान लें कि एक बत्तख के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता होती है घर में, वो लगभग 3 से 4 स्क्वायर फीट की ज़मीन की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से आप हवादार घर, ऊंची जगह पर आपको कितनी बत्तख पालना है उसके हिसाब से आप उन बत्तखों का चयन कर सकते हैं। बतख के साथ मछली पालन करने से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। मछली सह बतख पालन एक ही तालाब में आसानी पूर्वक किया जा सकता है। बात करें इसके लाभों की तो वे इस प्रकार से है। मछली सह बतख पालन से तालाब में अतिरिक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मछलियों को कृत्रिम आहार कम देना पड़ता है। तालाब में बतख के तैरते रहने से वायुमंडल की ऑक्सीजन निरंतर पानी में घुलती है। बतखें जलीय वनस्पति पर नियंत्रण रखती हैं। अगर इन सारी चीज़ों को घर में ही मिलाकर अगर आप एक अनुपात में अगर बनाएंगे और आपके पास तालाब की व्यवस्था है तो कम लागत में बत्तख पालन आपके लिए बहुत एक अच्छे आय का स्रोत हो जाता है। सब्जियों की खेती कम समय में अधिक आमदनी देती है, इसीलिए किसान सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। अभी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई का सही समय चल रहा है और इन फसलों से अधिक कमाई करनी है तो किसानों को इनकी उन्नत किस्मों की बुवाई वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी, जिसके बारे में बता रही हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शीला बारला। किसान भाइयों नमस्कार। फसलों में लतर वाली सब्जियां या जिसे हम कद्दू वर्गीय फसलें बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जैसे कि खीरा, लौकी, करेला, ककड़ी, ये सभी फसलों की में आते हैं। और किसी भी फसल की अच्छी उपज के लिए यह ज़रूरी होता है भूमि का चुनाव,
तो वैसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल का जमाव ना होता हो, या ऊपरी भूमि का चुनाव करें। दोमट मिट्टी अच्छी होती है ये कद्दू वर्गीय फसलों की उपज के लिए। और इसमें जो तरह तरह की फसलें हैं उनमें मुख्य तौर से जैसे लौकी के लिए उन्नत किस्में पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि, PSPL और पूसा हाइब्रिड 3। करेला के लिए पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड 2, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, ये सभी करेला के उन्नत किस्में हैं। वहीं पर नेनुआ के लिए, या जिसे चिकनी तोरी भी कहते हैं, उसकी उन्नत किस्में हैं पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा, पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन या जिसे झींगी भी कहा जाता है, उसकी उन्नत किस्में हैं स्वर्ण उपहार, पूसा नसदार, सतपुतिया, पूसा नूतन। वहीं कद्दू के लिए पूसा विश्वास, पूसा विकास, पूसा हाइब्रिड 1। कद्दू वर्गीय सब्जियों की विभिन्न फसलों के लिए बीज दर इस प्रकार हैं। जैसे खीरा के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, लौकी के लिए 4 से 5 किलोग्राम, करेला के लिए 6 से 7 किलोग्राम, कद्दू के लिए 3 से 4 किलोग्राम, तोरई के लिए 5 से 5.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जैसे कि मैंने बताया, उर्वरक और खाद का प्रयोग का भी महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी फसल की उपज के लिए। तो खेत की तैयारी के समय ही इन फसलों के लिए 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर खाद की आवश्यकता होती है, और उसके साथ ही 80 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो फास्फोरस और उसके साथ 50 किलो पोटास को भी खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला दें। और अभी इसे लगाने का समय है। बेल वाली सब्जियों में खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इनमें से यूरिया की आधी मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में मिला दें और यूरिया शेष बची मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में उपरिवेशन करें। इसके लिए खेत में लगभग 45 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नाली बना दें और फसल की बढ़वार के अनुसार नाली का लंबाई बढ़ाया घटाया जा सकता है। और वहीं पर किसान भाई थाली में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। जैसे एक थाली बनाएंगे या जो बेसिन के आकार का होता है, उस बेसिन में करीब 3 से 5 पोस्ट बीज की बुवाई कर दें। इस तरह से बुवाई करें और फसल का बढ़वार के अनुसार 1 से 1.5 मीटर या 2 मीटर दूरी में थाला बना सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके बीज बोएं। तो 5 से 7 दिनों के अंतराल पर मौसम और भूमि को देखते हुए सिंचाई का प्रबंध करें। इस तरह से किसान भाई अच्छी उपज पा करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों के आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 1-2 जिलों में जैसे पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस अवधि में औसतन 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। पूर्वानुमानित अवधि में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। अंततः जो किसान भाई धान की रुपाई कर चुके हों, वो सिंचाई का प्रबंध करके सिंचाई करें, जिससे फसल पर बुरा प्रभाव न पड़ सके। जो किसान भाई धान का बिचड़ा अब तक नहीं गिराए हों, नर्सरी गिराने का कार्य 10 जुलाई तक संपन्न कर ले। धान की अगाध किस्में जैसे प्रभात, धनलक्ष्मी, रिछारिया, साकेत 4, राजेंद्र भगवती एवं राजेंद्र नीलम उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपाई हेतु 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीज गिरावें।
जिन क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई है वहां उचास जमीन में सूर्यमुखी की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल है। मोरडेन, सूर्या CO1 एवं पैराडेविक सूर्यमुखी की उन्नत संकुल प्रभेद हैं, जबकि KBSH1, KBSH44 सूर्यमुखी की संकर प्रभेद हैं। प्याज की बीज स्थली में जहां बिचड़े 15 से 20 दिन के हो गए हों, वहां से खरपतवार निकालें। उचास जमीन में अरहर की बुवाई करेंगे। बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मलाविया 13, राजेंद्र अरहर 1 आदि किस्में बुवाई के लिए अनुशंसित हैं। बुवाई से ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुवाई करना चाहिए। आम का बाग लगाने का यह समय अनुकूल चल रहा है। मई के अंत से जून माह में पकने वाली किस्में मिठुआ, गुलाब खास, बम्बैया, अल्फांजो, जर्दालू। जून माह में पकने वाली किस्में लंगड़ा, मालदा, हेमसागर, कृष्णभोग, अमन दशहरी आदि अनुशंसित है। पहले से तैयार गड्ढे में फलदार एवं वानिकी पौधों को लगाने का कार्य करें। किसान भाई गौशाला में रात के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें ताकि मच्छर तथा मक्खियों के प्रवेश पर नियंत्रण हो सके। पशुओं के निवास स्थान की साफ सफाई करते रहें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सैदपुर, जिला भागलपुर के कृषक छोटे लाल ने। ये केला की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो छोटे लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, सबसे पहले जो बिहार में केले की खेती बहुत पुरानी हो रही है, बहुत पहले से चल रही है। केले के खेती के लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में अच्छा माना जाता है। और वैसे भूमि पर भी हम लोग लगाते हैं जिसका जो क्षारीय होता है, जो pH का रेंज होता है वो 5 से लेकर 8 के बीच में जिसका pH होता है वो उपयुक्त माना जाता है, जिसमें मालभोग, चिनिया, G9 ये सब वैरायटी मुख्य है। इसको लगाने से मेन फ़ायदा ये है कि जो पौधा लगाने का जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो हम कम जाता है। और जो किसानों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां से जो जूझना पड़ता था, जिससे उत्पादन किसानों के कम हो जाती थी, उसमें गिरावट आई है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
है।